उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश ने शहर शहर आपदा के हालात कहर जैसे खड़े कर दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड को मानसून की इस भारी बारिश से आई आपदा से अभी तक करीब 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जो आगे और बढ़ सकता है। राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश सरकार आपदा से क्षति का प्रतिदिन डाटा अपडेट जारी कर रही है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो मानसून की समाप्ति पर तत्काल रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। इससे आपदा के बाद राहत कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश भर में बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी कर रहे हैं। हालांकि नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत चमोली जिले के भूस्खलन प्रभावित जोशीमठ के पास हेलंग में एक इमारत ढह गई, जिससे कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण मधमहेश्वर पैदल मार्ग पर पैदल पुल की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां 200 से ज्यादा लोग फंस गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। इन सबके बीच विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आपदा से निपटने में पूरी तरह से फेल करार दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश ने शहर शहर आपदा के कहर जैसे हालात खड़े कर दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड को मानसून की इस भारी बारिश से आई आपदा से अभी तक करीब 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जो आगे और बढ़ सकता है। राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश सरकार आपदा से क्षति का प्रतिदिन डाटा अपडेट कर रही है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो मानसून की समाप्ति पर तत्काल रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी और इससे आपदा के बाद राहत कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। देश भर में बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी कर रहे हैं। हालांकि नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावितों की हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है, सड़कों का भी नुकसान है, पुलों का नुकसान है और मकानों का भी नुकसान है। काफ़ी जगह पर सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं और काफ़ी बड़ा आकलन इस पर हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि माननीय अध्यक्ष जी भी लगातार यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो, उसके लिए काम कर रही है। हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि अभी चूँकि जो आपदा आ गई है उसको तो चूँकि उसके जो असर है या जो लोगों को राहत है वो अधिक से अधिक दे पाएँ, लोगों को सहूलियत दे पाएँ, सहायता कर पाएँ। उसके लिए आकलन भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। युद्ध स्तर पर काम करने के सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले जो अप्रोच समाप्त हो गई हैं, जो अभी बिल्कुल रास्ते लोगों के लिए अलग हो गए हैं, उनको फिर से जो है जोड़ा जाए और कनेक्टिविटी बनाई जाए, उस पर काम हो रहा है। बाकी जो लोगों के लिए खाद्य सामग्री है, अन्य चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत के सामान हैं, उन सब के लिए हम लोग लगातार निर्देश हैं। सभी को कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोगों को कि हर प्रकार से आपदा प्रभावितों की मदद करें और सहायता करें। आपको बता दें कि भारी बारिश से चमोली जिले में भूस्खलन प्रभावित जोशीमठ के पास हेलंग में एक इमारत ढह गई, जिसमें कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण मधमहेश्वर पैदल मार्ग पर पैदल पुल के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां 200 से ज्यादा लोग फंस गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। राज्य में एक तरफ जहां भारी बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आपदा से निपटने में पूरी तरह से फेल करार दिया है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले ही कोटद्वार प्रवास पे थे। उन्होंने तमाम चीजों को देखा है और विधानसभा अध्यक्ष सारे क्षेत्र में जहां जहां पर इस प्रकार की चीजें हुई हैं, जहां पर आपदा से नुकसान हुआ, वहां पर जायजा ले रही, उसके सारे जो भी चीजें हुई हैं उन सब चीजों को सरकार को अवगत भी कराएं। निश्चित रूप से कोटद्वार के विकास के लिए, कोटद्वार के जो आने वाला समय है उसको बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम करेगी और आने वाले समय में कोटद्वार एक बार फिर से बेहतर विकास की ओर अग्रसर होगा।
आपदा की जो स्थिति पूरे प्रदेश में है, हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और आपदा शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेता रही थी कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला हमारा राज्य है, यहाँ पर आपको पहले से ही जो है चौकन्ना रहना होगा। जो इसके स्टेक होल्डर विभाग हैं, सिंचाई हैं, PWD हैं, पेयजल हैं, इन सबको आपने जो है जिम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है आपदा को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही थी। उसी कारण आप देखिए कि जगह जगह लोगों के भवन गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, फ्लाईओवर जो है क्रैक आ रहे हैं, तमाम जगह लोगों की जो है मौतें हो रही हैं। तो ये लापरवाही का नतीजा है। दो चीज़ें हैं, एक देवी आपदा है और एक जो है जो प्रशासनिक चूक है, जो सिस्टम की लापरवाही है वो है। तो प्रदेश के अंदर चाहे गौरीकुंड में आपने देखा 23 लोगों की जाने गई, या यहाँ पर माल देवता के अंदर जो है डिफेंस एकेडमी गिर गई, तो ये सब जो है मानवीय लापरवाही की है। और यहाँ पर देहरादून के माल देवता में जो आपदा आपने देखी, वहाँ पिछले साल भी भयंकर आपदा आई थी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहां पर JCB पे खड़े होकर फोटो खिंचवाए थे और तब कहा था कि यहाँ जो भी अनधिकृत निर्माण है उस सब पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में यहाँ पर ऐसे हालात न बने, उसके लिए प्रोटेक्शन के काम किए जाएंगे। तो वो प्रोटेक्शन के काम कहाँ है? कुल मिलाकर राज्य को भारी बारिश से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश पहले ही जोशीमठ में घरों में आ रही दरारों से परेशान था, तो अब मानसून की बारिश ने जोशीमठ वासियों की चिंता और बढ़ा दी है। वहीं इस आपदा से अभी तक राज्य को करीब 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और लगातार ये नुकसान बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या केंद्र की तरफ से राज्य को फिलहाल कोई आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए? आखिर राज्य सरकार इन नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? इसके साथ ही हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। बर्बादी के बाद किसानों को कब तक सरकार मुआवजा देगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो बारिश की वजह से जो आपदा आई है या जो कहर लोगों पर टूटा है, वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। कुदरत का प्रहार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सरकार का ऐसा मानना है कि लगातार काम किया जा रहा है, इसका आकलन किया जा रहा है, हर रोज डाटा अपडेट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से नुकसान हो रहा है। सरकार मदद जरूर करेगी, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में। पहला सवाल तो यही है कि राज्य पहले से ही कर्जे में है, इतना नुकसान हो रहा है, कैसे इनकी भरपाई सरकार करेगी? कैसे लोगों को मुआवजा मिल पाएगा? जिन लोगों के घर ढह गए हैं या घर नहीं बचे, उनको क्या कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? क्या केंद्र से कोई इसको लेकर आगे मदद मिलने की संभावना है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष जो है वो तमाम सवाल उठा रहा है कि दैवीय आपदा है, लेकिन उसके बाद प्रशासन की भी बहुत जगह चूक देखने को मिल रही है। आज हम इसी सारे मसलों पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। PC थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शीशपाल जी, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा फ्रेम ठीक करिए, आप ठीक से टीवी पे दिख नहीं रहे। और सवाल मेरा यही, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिएगा। 2 मिनट का समय देंगे जी जी। PC थपलियाल जी, क्या कहना चाहते हैं? दैवीय आपदा आई हुई है, जिस तरीके से कहर जो है वो चौतरफा देखने को मिल रहा है, परेशानियां बहुत सारी लोगों को उठानी पड़ रही है। सरकार लेकिन कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम आकलन कर रहे हैं, जहां नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। इस पर रिएक्शन चाहूंगी सबसे पहले तो। देखो, सरकार तो हमेशा ऐसा बोलती रहती है, हम भी आलोचना कर करके हमें भी शर्म आने लग गई है। लेकिन हम किसी भी बिंदु पर अगर ध्यान दें, कोटद्वार में जिस तरह से लोग इस समय बहुत ही प्रभावित हुए हैं और किस तरह से वहाँ पे एक के बाद एक पुल गिरे हैं, तो उन तमाम जब हम उसके अंदर झांकते हैं तो हमने पाया कि भ्रष्टाचार इसका मुख्य कारण रहा। दूसरी चीज हमने ये पाया कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आज पहाड़ के जनप्रतिनिधि नहीं है। सारे के सारे लोग यहाँ देहरादून के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, पहाड़ के दूर दराज में रह रहे हैं, जनता के बीच में रह ही नहीं रहे हैं। बड़ी चिंता हो रही है हमें कि क्यों ये जो मठाधीश हैं दिल्ली वाले, क्यों इन लोगों को हमारा ठेकेदार बना देते हैं। वहाँ यहाँ एक जनरल की बेटी है तो इसको तुम कोटद्वार भेज दो, कभी यमकेश्वर भेज दो। अरे तो वो कभी वहां रही भी है, कभी उसको कोटद्वार में अगर रहती तो उसे मालूम होता कि किस तरह से खनन माफियों ने जर्जर कर दिया है पूरा कोटद्वार, किस तरह वो सब जानती कौन है जिम्मेदार इसका। वो वहां रहती तो उसको पता होता कि किस तरह से चीफ इंजीनियर, किस तरह से भ्रष्टाचार ने कमजोर सड़कें, कमजोर पुल बना के जनता के आगे परोस दिया है। अगर वो वहां होती, वहां जाके हमें दिखाती है
लाइव करके टेलीफोन में चीफ इंजीनियर, सचिव, शर्म आनी चाहिए। आज सरकारें इस तरह के लोग हमारे को भगवा भाग्य विधाता बन गए हैं जिन्होंने कभी पठान बनने लायक, ये जनता समझ ही नहीं है। जनता को एक वहां दिखा दिया दिल्ली वाला, बस यही है जो तुम्हारे दुख दर्द दूर करेगा, तो रोने दो, मरने दो जनता को। ऐसी जनता जो जनता समझे ना कि आज राजनीति ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब देहरादून में हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि नदी के किनारे जितने इंस्टीट्यूट हैं, जो घर हैं, उनको खत्म करना। आज से नहीं 2-3 साल हो गए, सरकार हिल नहीं रही है। सरकार तो राजा बनी हुई है, वो तो न्यायपालिका पे उंगली उठाने लग गई है। उसकी हिम्मत देखो। ये लोगों ने जनता को जूते की नोक में और कार्यपालिका, न्यायपालिका सबको जेब के अंदर लेकर चल रहे हैं गैंग के रूप में। निश्चित रूप से राजनीति में एक बदलाव की जरूरत है। आज सरकार मानो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कर करके हमारे कान पक गए। ये कुछ नहीं करने वाले, हम यूं ही मरते रहेंगे, ऐसे ही हमारे आंसू आते रहेंगे। आप देखिए नदी में किस तरह से बच्चे एक रस्सी के लेकर पार कर रहे हैं। मैं तो उनकी सीन देख देख के रोता ही रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने तो पूरी सत्ता, मतलब पूरा धन कमाया हमारे संसाधनों के माध्यम से। उस धन में ये लुटाते हैं चुनाव के टाइम में, और उसके बाद बोर्ड लेकर राजा बन के बैठे हुए हैं। इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। बहुत ही बड़ी समस्या है, और इन समस्याओं को अगर जनता नहीं समझेगी तो यही हाल होता रहेगा। ऐसे ही भुगतती रहेगी, जो कोटद्वार में भुगत रही है, जो देहरादून में भुगत रही है, जो पूरे पहाड़ में भुगत रही है, निश्चित रूप से। ठीक है, शिषपाल सिंह बेजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी अर्थशास्त्री है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मनोज ध्यानी जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा विपक्ष की राय ले लेते हैं। शिषपाल सिंह बेजी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, डेटा अपडेट जो है वो लगातार हर रोज जारी किया जा रहा है कि कहाँ कितना नुकसान हो रहा है, इनका आकलन किया जा रहा है, आगे इसका मुआवजा दिया जाएगा, जो कि सरकार द्वारा बातें कही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? जो आज आपदा की राज्य में स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, और सरकार पूरी तरह से फेल है, सिस्टम पूरी तरह से फेल है आपदा से निपटने के मामले में। 2 चीजें हैं, एक होती है जैसे मैंने पहले भी कहा, एक है सिस्टम की लापरवाही, दूसरी है देवी आपदा। देवी आपदा जहां देखिए वो तो अप्रत्याशित होती है, वो तो सभी जगह है, उससे तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को परेशानी होती है। सरकार भी उसमें केवल राहत और बचाव के काम कर सकती है, क्योंकि सरकार को पहले नहीं होता कि पता होता कि कहाँ देवी आपदा आएगी। लेकिन दूसरी है सिस्टम की लापरवाही। हम प्रदेश के अंदर ज्यादा जो है सिस्टम की लापरवाही दे रहे हैं। उसके मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप गौरीकुंड में आप देखिए, जहां पर जो है 23 लोगों की जान चली गई, और जिस गदेरे में वो घर बने हुए थे वहां पर 2013 में पहले आपदा आई थी। 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई वही उसका रूप था। उसके बाद क्यों प्रशासन ने लापरवाही बरती? क्यों? कहाँ थे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग? कहाँ थे स्थानीय प्रशासन के लोग? सरकार के पास कोई रिपोर्टर नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, कोई जो है आपकी तैयारी नहीं है। इस लोगों की जान जा रही है। दूसरा, आप देहरादून के माल देवता में आप देखिए, कल आप ही के डिबेट में मैं देख रहा था कि जो है वो जो दून डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग है वो भरा करके गिर रही थी। तो वहां पर पिछले साल भी आपदा आई थी माल देवता में। वहां पर जो है तमाम होटल रिसोर्ट्स गए थे, तमाम लोगों की जानें गई थी, और लोगों के शव आज तक उस मलबे में नहीं ढूंढे जा सके। तब मुख्यमंत्री वहां गए थे और जेसीबी पे खड़े होकर के मुख्यमंत्री ने फोटो शूट किया था और ऐलान किया था कि जो है भविष्य में जो है यहाँ पर इस प्रकार की आपदा न है, इसके लिए हम प्रोटेक्शन के काम करेंगे। जो भी जो है यहाँ पर कब्जे हैं, लोगों के अनधिकृत निर्माण है, वो सब हटाए जाएंगे। तो भैया साल भर बयान दे करके आपकी इतिश्री हो गई, ना तो वो अनधिकृत निर्माण हटे, ना जो है वहां पर प्रोटेक्शन के काम हुए। वो जो है दून डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग जो है वो नदी में बनी हुई है, वो वहां पर भरा के गिर गई। मैं तो शुक्र मना रहा था भगवान का जब मैंने वो विजुअल देखे कि आज वहां पर बच्चे नहीं थे उस समय। अगर बच्चे होते तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। जिस रिसोर्ट को आपका मीडिया दिखा रहा था वहां पानी भरा हुआ था, उसी रिसोर्ट में पिछली बार मुख्यमंत्री घूम रहे थे। तो भैया क्या कार्रवाई की आपने? आज अभी हमारे आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी यहाँ पर जो है नकरौंदा से आ रहे हैं, राजधानी में है। वहां पर जो है एसटीपी बीच नदी में बना दिया गया, और वहां पर जो मिट्टी का भरान हुआ उसका जो है नदी का रुख जो है बस्ती की तरफ कर दिया, जिससे 15-16 मकान जो है खतरे की जद में आ गए। 4-5 बह गए। लोग लगातार
सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर आप जब राजधानी में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के काम सही नहीं कर सकते, आपदा की आपकी तैयारियां नहीं, पूरे प्रदेश ये संवेदनशील है, पहली बार तो यहाँ आपदा नहीं रही, हर साल आती है। आप ऐसे पॉइंटों को चिन्हित कर सकते हैं भाई, प्रोटेक्शन के काम क्यों नहीं हो रहे हैं, आपके विभाग क्यों सोए पड़े हैं, और उन स्थानों पर जो है ये आपदाएं आ रही हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, चाहे आप कोटद्वार में लीजिए, चाहे आप ऑल वेदर रोड में ले लीजिए, जहां आपकी जो है आप मैक्सिमम कटिंग कर रहे हैं, जहां पर आप प्रोटेक्शन के काम कर ही नहीं रहे हैं, तो आपकी जो लापरवाही है, देखिए उसके कारण जन हानि हो रही है। चाहे करंट की घटना चमोली जनपद में हुई हो, चाहे ये गौरीकुंड वाली घटना हो, चाहे जो है ये देहरादून वाली घटनाएं हो, और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ आपकी क्या तैयारियां हैं। लक्सर के लोग आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि सरकार की कोई मदद नहीं मिल रही, हम 20-20 दिन से जो है अपने घरों से बाहर हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो रही, हमें अपने पंप लगा करके जल निकालना पड़ रहा है। तो आप कहाँ आपकी वो तैयारियां, केवल बयानबाजियां हैं, और बयानबाजियों से आपदा प्रबंधन नहीं हो सकता, लोगों की जानें नहीं बच सकती, लोगों के घर नहीं बच सकते। तो ये दिक्कत है सरकार की। और मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं कि जो है आपदा कंट्रोल रूम चले जाते हैं, मुख्यमंत्री तो अलर्ट हैं भाई, लेकिन धरातल पर उनके जो निर्देश हैं उनका असर नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। आपकी पूरी जो है कैबिनेट जो है अलर्ट मोड पे नहीं है, वो तो जो है कोई महाराष्ट्र में घूम रहा है, कोई कर्नाटक में घूम रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव की उनको ज्यादा चिंता है। अपने राज्य के जो है आपदा प्रबंधन मंत्री 16 दिन बाद हरिद्वार पहुंचते हैं, जहां पर लक्सर की जनता चीख चीख करके जो है मदद की गुहार लगा रही थी। तो ये स्थिति है यहाँ के मंत्रियों की संवेदनशीलता की। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है सोया हुआ है, उदासीन बना हुआ है, लापरवाह बना है। सचिवालय में मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, एसी कमरों में बैठ के आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, जो है आपदा प्रबंधन की चाक चौबंद तैयारियां कागजों में दिख रही है, धरातल पर जो है आपकी पोल खुल रही है। और ये जी आपको याद होगा, आप ही की डिबेटों में मैंने जो है चैलेंज किया था कि अभी आपदा शुरू होने दीजिए, इनकी तैयारियों की पोल खुल जाएगी, और आज वो पोल खुल रही है, लोगों की जाने जा रही है, लोगों के घर गिर रहे हैं, जो है जगह जगह शीशपाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है जपेंद्र जी आपका। हेमा भंडारी जी, धन्यवाद आपका। जी यशी जी, सबसे पहले बेटा, और इस तरह से आज जो ये दैवीय एक आपदा आई हुई है, और उसके वजह से देखिए उत्तराखंड में क्या त्राहिमाम हो रहा है, जगह जगह किस तरह से जो चारधाम यात्राओं की रोड जाम है, यात्रियों को परेशानी हो रही है, और लगातार जो करोड़ों का नुकसान हुआ है। और देखिए उत्तराखंड को 22 साल बाद भी आज उत्तराखंड में जो उत्तराखंड वासियों को मिलना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, उसकी तो पोल हर बार खुल जाती है, सरकार की पोल हर मोर्चे पे खुल रही है। लेकिन इसे एक दैवीय आपदा तो है, लेकिन इसमें तैयारी कितनी, प्रशासन की तैयारी कितनी थी, या प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? इस तरह की जब मानसून जो विभाग है उसने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि इस बार जो है ज्यादा बरसात होगी, ज्यादा वो होगा, तो उसके बावजूद भी क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से? इसमें सबसे पहले हमें जो जाना होगा कि कारणों पे इसके, कि जिस तरह से यहाँ पर इस समय इसको जलवायु परिवर्तन एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये अवैध निर्माण, लगातार जो विकास के नाम पर जो निर्माण हो रहे हैं, जो पहाड़ों में जो पहाड़ों को, कच्चे पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है, या नदियों से जो खनन, बिल्कुल नदियों का चीर हरण कर उनसे अवैध खनन जो किया जा रहा है, वो उसका मुख्य कारण है। और जो अवैध तरीके से प्रकृति के साथ जिस तरह से सरकार छेड़छाड़ करती है, यहाँ पर क्या है कि जो मटेरियल यूज होता है वो तो क्या है, जो वहाँ पर ठेकेदार होते हैं, ऐसे ठेकेदारों को दे दिया जाता है, क्योंकि कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि सही से इंजीनियर जो है उनको भी नहीं नियुक्त किया जाता है। कोई वो आपका जोशीमठ का हाल देख लीजिए, वो क्यों हुआ ऐसा, ये सबको पता है कि हाल किस कारण हुआ था। वहां पर विकास के नाम पे जिस तरह से खुदान हुआ था उन पहाड़ों का, और आज की स्थिति देखिए। यहाँ पर पहाड़ों की बात छोड़िए, यहाँ प्लेन्स में, हरिद्वार में देखिएगा, मेन जो चढ़ाए हैं उनको वहां तक पूरा पानी ऐसे भर जाता है। ये बैरागी कैंप है, वहां पर नाव चलानी पड़ी, बैरागी कैंप में बस्तियां हैं, वहां पूरा भर गया। तो क्या किस तरह के इंतजाम किए हुए थे? ये सरकार जो है बड़े बड़े वादे तो कर देती है, लेकिन इनका हकीकत यही है कि हर समय चुनावी मोड़ में ये लोग होते हैं। इनके जो दावे हैं, जो ये करते हैं ना,
तो वो हवाई होते हैं। मुख्यमंत्री जी दावे तो ठीक करते है। हैं पर उनका अपने मंत्रियों पे कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह से कि हाँ वो इसमें कार्य नहीं करते हैं, सभी लोग अपने बैठे हुए हैं अपने एसी के अंदर, उनको कोई मतलब नहीं है, उत्तराखंड की जनता से कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, चुनाव आने पे कैसे मुद्दे को भटकाएंगे इस पर उनका ध्यान है कि किस तरह से किया जाएगा। काम तो हमने किया नहीं है, अब मुद्दे को कैसे भटकाया जाएगा इस तरफ उनका ध्यान है। जपेंद्र जी, सरकार पूरी तरीके से फेल है। विपक्ष का ऐसा मानना है कि आपदा जो आ रही है उसमें सरकार किसी तरीके का कोई काम नहीं कर पा रही है। सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। भ्रष्टाचार जो है वो लगातार उजागर हो रहा है। ये तमाम आरोप विपक्षी दल द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए, हम हैरान हैं इस तरह का राजनीतिक प्रोपोगंडा और डिजास्टर के टाइम पे इस तरह की विपक्ष के साथियों की राजनीतिक समझ के ऊपर। ये एक नेचुरल डिजास्टर है। इस नेचुरल डिजास्टर से हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य, हमारा देश और पूरी दुनिया समय समय पर प्रभावित होती है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां बाढ़ आ गई, वहां फ्लड आ गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी बाढ़ आए, वहां भी फ्लड आए। उसके बाद पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूरी दिल्ली तालाब बनी हुई है, झीलें बनी हुई हैं और आधा पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। तो भाई हमारे ये राजनीतिक दोस्त ये क्यों नहीं समझते कि डिजास्टर के टाइम पे जहां सत्ता में हम हैं वहां हम अपना काम कर रहे हैं, जहां सत्ता में आप हो, भारतीय जनता पार्टी सार्थक विपक्ष की भूमिका में खड़ी हुई है। डिजास्टर का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा बताकर नहीं आती। यहाँ ये नहीं पता होता कि कहां पे आनी है, उसका कोई एक सिलेक्टेड पॉइंट नहीं होता है। वो नेचुरल डिजास्टर इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं का भय व्याप्त रहता है कि जब वो आ जाती हैं तो उनसे निपटने की तैयारी और उनसे निपटने की ईमानदारी। अब हमारा पड़ोसी राज्य, पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है, आधा हिमाचल प्रदेश इस बरसात में तबाह हो गया, सड़कें बह गई, जान माल का नुकसान हुआ, गाड़ियां बह गई। तो क्या वहां पे इस तरह के अनगल आरोप लगा रहे हैं हमारे साथी या हमारी भाजपा के विपक्षी नेता? नहीं, वो सहयोग कर रहे हैं। और इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर इसका उलट हो रहा है, जहां कांग्रेस को एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए था, एक सहयोगी की भूमिका में आना चाहिए था, वहां आप आपदा प्रभावित क्षेत्रों का और लोगों का मखौल उड़ा रहे हैं। आप निरंतर सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं, आप निरंतर सरकार के अच्छे कार्यों की भर्त्सना कर रहे हैं, आप जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लोकतंत्र का सबसे एक काला पहलू है कि जो आज हमारे विपक्षी दल बैठे हुए हैं, चाहे ये कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो, ये कभी भी इसलिए कामयाब नहीं हुए, जनता के मन में इसलिए जगह नहीं बना पाए क्योंकि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। पॉलिटिक्स पॉजिटिव होनी चाहिए, जनहित की होनी चाहिए, और कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार, कोई भी सरकार अपने राज्य में आई हुई आपदा और अपने राज्यवासियों की आई हुई मुसीबत में भागती नहीं है, साथ खड़ी होती है। काम कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी उसे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से रुकिए जपेंद्र जी रुकिए जरा। अरे रुक जाइए हेमा भंडारी जी, दिस इज नॉट द राइट वे। देखिए शीशपाल जी कब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जपेंद्र जी रुक जाए एक सेकेंड, जपेंद्र जी रुकिए, अभी मनोज ध्याने जी तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाई हूँ। शीशपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद मनोज जी का रुख करते हूँ। हाँ, देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की, मंत्रियों की यही जो है समस्या है कि जब भी विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाता है ये विपक्ष को कोसना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि देवी आपदा है, देवी आपदा तो साजी है, देखिए उससे सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, केवल जो है राहत बचाव के कार्य कर सकती, जैसे मैंने पहले कहा, शायद जपेंद्र जी ने सुना नहीं, लेकिन दूसरी सिस्टम की लापरवाही है। आप जपेंद्र जी मेरे साथ आइए, मैं मालदा देवता में लेके चलता हूँ, जहाँ डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग गिरी है। पिछली बार वहां पर आपदा आई थी, मुख्यमंत्री ने फोटो शूट किया था कि नहीं किया था, तमाम वादे किए थे कि नहीं किए थे, तो पता था कि यहाँ आपदा आ सकती थी, क्यों राहत बचाव के काम आपने नहीं किए? गौरीकुंड में जहां 23 लोगों की जान गई, पता था यहाँ आपदा आ सकती थी, क्यों वहां पर लोगों के जो है आपने बसने दिया, मरने के लिए उनको छोड़ दिया? अरे भाई, जो नकरौंदा का मैंने उदाहरण दिया,
बीच जो है नदी के अंदर आपका एसटीपी प्लांट बन रहा है, मिट्टी उस तरफ भरी जा रही है कि जो है नदी का बहाव बस्ती की तरफ हो जाए, लोगों के उनको जो है आपदा के लिए छोड़ दिया आपने। राजधानी के पास में जो है चमोली में करंट की घटना हुई, आपकी लापरवाही के कारण हुई, आपकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है। तो अपनी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मानने के लिए तैयार नहीं, उसका जवाब नहीं देंगे। के नाम ठीकरा फोड़ करके और जहां आप हिमाचल का उदाहरण दे रहे थे, वहां आप देख लीजिए पूरा सिस्टम रात दिन एक टांग पर खड़ा है, लोगों को राहत बचाव के काम करने पर लगा है। यहाँ नहीं कि आपकी तरह आपके मंत्री महाराष्ट्र घूम रहे, केरला घूम रहे, कर्नाटका घूम रहे, उत्तराखंड की चिंता आपके कोई कैबिनेट मंत्री करते हुए पूरा संगठन जमीन पर आपके जो है अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे। चलिए मनोज जानी जी का हम रुख करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चर्चा को हम भूमि के दंगल में आज अब बात कर रहे हैं बारिश से जिस तरीके से कहर जो है वो साफ तौर पर उत्तराखंड पर देखा जा रहा है। कई मकान ढह गए हैं, भूस्खलन लगातार हो रहा है, राजमार्ग जो है वो बाधित है, लोगों को आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कई जाने जा चुकी हैं। इस तरीके के मामले लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम संवेदनशील हैं, हम लगातार इन सब की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री संजीदा हैं, लेकिन उनके मंत्री संजीदा नहीं हैं, उनका प्रशासन संजीदा नहीं है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। चर्चा हम इसी पर करेंगे और मैं सीधे मनोज ध्यानी जी का रुख करना चाहूँगी। मनोज जी, विपक्षी दल की क्या रिएक्शन है, सत्ता पक्ष किस तरीके से काम कर रहा है, दोनों ही बातों से अवगत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो दैवीय आपदा है या इस पे जिस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है? यशी जी, बहुत गंभीर मुद्दा है और जब हम आपदाओं की बात करते हैं, खासकर दैवीय आपदाओं की, तो इसमें अगर वैश्विक स्तर पर अगर हम नजर डालें तो अभी हवाई आइसलैंड वहां पर जो आग लगी है, वाइल्ड फायर्स हुई हैं, उसमें करीब अमेरिका का स्टेट है और पूरा का पूरा जलकर राख हो गया है और 80 से ऊपर लोगों को वहां जाने गई हैं। चीन में अभी जस्ट पड़ोसी देश है और वहां पर बहुत बड़ी बरसात का जो कहर है, बारिश का कहर है, अतिवृष्टि का कहर है, वो देखने को मिल रहा है। और ऐसा पूरा विश्व, समूचे विश्व में आपको नजर आएगा। भारतवर्ष के भीतर भी, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सभी जगह इस तरीके का कहर जो है बनकर अतिवृष्टि से जूझ रहा है। पूरा विश्व का जो पृथ्वी जो है जूझ रही है। हम लोगों ने शुरू से एक बात कही है कि हिमालय जो है वो बहुत संवेदनशील है और हिमालय अकेला उत्तराखंड नहीं है, उसमें हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, दार्जिलिंग का हिस्सा है, भूटान है, नेपाल है, तिब्बत का क्षेत्र है। और ये पूरा जो हिमालय क्षेत्र है के लिए एक विशिष्ट हिमालय प्रबंधन की नीति होगी, तभी हम आपदा से कुछ राहत पा सकते हैं। लेकिन जितनी नीतियां हैं पूरे जो हिमालय के जिन भी राष्ट्रों के भीतर जो हिमालय क्षेत्र पड़ता है, वहां पर हिमालय को खोदना, हिमालय में बड़े बांध बनाना, हिमालय के जंगलों को काटना, हिमालय के रिसोर्सेज पे गिद्ध दृष्टि लगाना, अनियंत्रित तरीके से जो पर्यटन और तीर्थाटन का है उसको बिल्कुल इजाजत दे देना, तो इन सब चीजों से एक भयावह स्थितियां पैदा हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि जोशीमठ जैसे शहर कैसे दबने लग गए हैं, किस तरीके से आपदाएं तीर्थाटन क्षेत्रों में आ रही हैं, किस तरीके से जो खनन पे जो एक रोक होनी चाहिए थी, जो संतुलित होना चाहिए, तो वो अनियंत्रित तरीके से जिस तरीके से हो रहा है, तो पूरी सिस्टम जो है पूरा गड़बड़ा गया है और आपदाओं से बचा नहीं जा सकता। मैंने एक बार बहुत पहले आपके ही चैनल पे ये बात रखी थी कि वाष्पीकरण के सिद्धांत के तहत पहले मानसून केरला से बनकर हिमालय में आया करते थे और तब आकर हिमालय के पहाड़ों से टकराकर वर्षा होती थी। अब तो मानसून के बादल जो है वाष्पीकरण के सिद्धांत से जब से बड़े बड़े बांध बने हैं,
ये हिमालय में ही पैदा हो रहे हैं और हिमालय में ऊपर से टकरा जा रहे हैं, तो बादल टकराने की घटनाएं जो बढ़ रही हैं और आने वाले समय में और बहुत ज्यादा भयावह रूप धारण करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है और मुझे दिखता है कि ऐसा होने वाला है। अब रही बात सरकार की, सरकार आपदा को रोक नहीं सकती है, लेकिन सरकार आपदा को रिलीफ दे सकती है। आपदा को जो उसमें जो नुकसान होता है, जान माल का नुकसान है, उसे कैसे कम किया जा सकता है, उस पर कार्य कर सकती है। अब सरकार की जब नीति की बात करें तो हरिद्वार में आप देखिए, गंगा बचाने के लिए साधुओं ने, 4 साधुओं ने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो खनन है वे इसे रोके, इस खनन पे नुकसान हो रहा है। तमाम पर्यावरणविद ये बात कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से पेड़ों का क्षयमान होता जा रहा है, बहुत ही दिक्कत पैदा कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि अकेले उत्तराखंड के लिए, जैसे लक्षद्वीप के लिए एक ग्रेटर अंडमान, ग्रेटर निकोबार एक योजना सरकार ने बनाई और संसद में अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि 1,30,000 पेड़ वहां काटे जाएंगे। तो आप पूरा अगर पृथ्वी का जो पूरा हिस्सा देखेंगे, आप देखेंगे कि हम लोग वृक्षहीन बनाते जा रहे हैं और हमारा ध्यान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रोकना चाह रहे जो एकदम नदियों का अतिक्रमण करके बना दिया जा रहा है। आप ये देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को रख रहे थे कि दून डिफेंस कॉलेज देहरादून के अंदर ध्वस्त हो गया, तो ये जो वो बना कहाँ था, वो बिल्कुल नदी के किनारे बना हुआ है। आप देखेंगे जो जितनी भी ये योजनाएं हैं, चाहे वो करंट लगने वाली जो घटना हुई थी चमोली में, या अभी जो गौरी कुंड में जो घटनाएं हुई, ये बिल्कुल ऐसी जगहों पे है जहां पर आपदा का नुकसान होना ही होना है। यानी हमारी असेसमेंट एबिलिटी, हम जो डिजास्टर को हमारे को असेस कर सकते हैं कि डिजास्टर आएगा, आकर हमने इस डिजास्टर को इससे बचना है, लेकिन हम वहीं पे आंख मूंद लेते हैं और स्थितियां ये है कि ठीक है। देखिए मनोज जी, मैं जरा इस पर बात करना चाहूंगी। मैं जरा खनन पर आती हूँ, क्योंकि खनन की कभी भी इस तरीके के मामले जो लगातार देखने को मिल रहे हैं, खनन कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आप पीसी थपलियाल जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि पीसी थपलियाल जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि खनन जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ये जो कटान हो रहा है या ये जो नदियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सबब बनता जा रहा है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जब हम सरकार की बात करते हैं और खनन की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खनन को लेकर निकलकर सामने आती हैं और संलिप्तता मंत्रियों तक की बताई जाती है। हालांकि मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। पीसी थपलियाल जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। नहीं, मेरा रिएक्शन, मैं हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में देखते हैं हम, हमारे जितने भी विधायक हैं वो सारे के सारे खनन का कारोबार कर रहे हैं माफियोयों के साथ मिलकर, और अकूत संपदा के मालिक इसी कारण बने हैं। लेकिन जहां तक सवाल सरकार का है, और सरकार में उत्तराखंड को देवभूमि मानकर ये हमें बताया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान हमारी तरफ रहता है, और शायद इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के जो फोटो हैं पर कदम कदम पे उत्तराखंड में करोड़ों रुपया जनता, गरीब जनता का लगाकर पूरे पेट्रोल पंप में खम्भों पे दोनों की फोटो नजर आ रही है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि उस प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि तुम्हारे लिए ऑल वेदर रोड एक वरदान बन के रहेगी। ऑल वेदर रोड आज ऑल वेदर रोड नो वेदर रोड बन गई है। सबसे बड़ी आपदा का कारण हमारी ऑल वेदर रोड है। चले जपेन जी, फटाफट जवाब दीजिएगा। थपलियाल जी, मैं इसके बाद तुरंत आती हूँ आपके पास। जपेन जी, हमें ये नहीं समझ में आता कि थपलियाल जी को इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी से है या मोदी जी से है। अरे साहब, मोदी जी से नहीं है। मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि पहाड़ का युवा रोजगार पाएगा ऑल वेदर रोड से।
बाढ़ का जवानी और बाढ़ का पानी, अगर ना कहा हो तो जो सजा मेरे को दे दो आप। थपलियाल जी, बात करते क्या हैं। आप थपलियाल जी, क्या आपके दिल में ये दर्द है उत्तराखंड विकसित हो? तो आप चाहते हैं ना कि उत्तराखंड विकसित राज्य जपेंद्र बने? जी देखिए, बिल्कुल चाहते हैं। विकसित होने में और ये तो जो बिल्कुल, तबाही, एक अगर सेकंड आप- रुके, नहीं, ये उत्तराखंड में विकास जरूरी है, मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत सारे ज्ञानी इस बात को कहते हैं। जपेंद्र जी एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जपेंद्र जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि विकास जरूरी है, लेकिन जो विकास अपना ही विनाश करे, ऐसे विकास का क्या करेगा उत्तराखंड? इन्होंने इसका नाम ऑल वेदर रोड ना जी रखा जी होता। जपेंद्र जी। जी यशी जी, देखिए, जहां भी पर्वतीय राज्य है या जितने भी दुनिया के अंदर देश हैं जो पर्वतीय राज्य उनके अंदर आते हैं, जहां जहां पे भी डेवलपमेंट हुआ है तो उस डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। और हमारा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि हमारे साथ ही एक हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जब अलग हुआ पंजाब से और नए रूप से विकसित होना शुरू हुआ तो वहां भी ये स्थितियां थी, और हम कहीं ना कहीं हिमाचल से कहीं ज्यादा जपेंद्र जी, बेहतर फिर हैं, तो डिबेट क्योंकि करने का कोई हिमाचल मतलब की- ही नहीं बनता। फिर तो हमें हिमाचल वो की- बंद करके बैठ जाना चाहिए ना, हमें इंतजार करना चाहिए कि जब तक विकास नहीं हो जाता तब तक विनाश थोड़ा बहुत होता रहेगा। हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं, हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं फिर इस बात पे? हाँ, नहीं तो अब आप क्यों नेगेटिव जा रही हैं? 2025 से पहले जिस तरह से 25वीं वर्षगांठ से उत्तराखंड को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, केंद्र सरकार का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो हम थोड़ा सा संयम क्यों नहीं करते हैं? अरे पहले क्यों नहीं? जपेंद्र जी, इस संयम की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, कैसे करे संयम? शीशपाल जी, एक सेकेंड जपेंद्र जी रुकेगा। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद जपेंद्र जी वापस आती हूँ मैं। हेमा मंडारी जी उसके बाद आती हूँ आपके पास जी। शीशपाल जी। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही समस्या है कि वो जन समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है। आज उत्तराखंड में जो है विकास का जो पैमाना इन्होंने रख दिया है, भाई आप विनाश के स्तर पे विकास कर रहे हैं। जो ऑल वेदर रोड प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विकास का पर्याय बनेगा, तो उस ऑल वेदर का मतलब क्या है, जरा मुझे समझाएं। ऑल वेदर में ये बरसात का वेदर भी आता है कि नहीं आता? तो बरसात के में आपकी जो है सारी योजना धराशायी क्यों साबित हो रही है? इसलिए हो रही है कि जो ठीक है जपेंद्र जी जवाब दीजिए। मार्ग की डीपीआर बनी थी, हमारे बहुत ही ज्ञानवान और गुणवान साथी शायद ये भूल गए कि 57 वर्षों के बाद उत्तर भारत में इतनी बारिश और इतनी हैवी रेन्स आ रही हैं 57 वर्षों के बाद, और वो केवल उत्तराखंड इससे प्रभावित नहीं है, पूरा उत्तर भारत आज इससे प्रभावित नजर आ रहा है। तो ये हमारे सभी गणमान्य साथियों जपेंद्र जी, फिर आपने मुझे वही बात बताई, फिर मैं आपसे वही बात कहूंगी कि भाई बारिश हो रही है, मुझे पता है कि बारिश में आपका कंट्रोल नहीं है, बीजेपी का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि नुकसान कम हो, लोगों को मदद पहुंच सके, हमें कम से कम इस पर तो फोकस करना चाहिए, इस पर तो फोकस करना होगा। देखिए, सरकार और मशीनरी, शासन प्रशासन सब अपना काम कर रहे हैं। अब अगर इन्हें रेंज के टाइम पे अगर इन्हें जो है आई फीवर हो गया है, या जो आज एक बीमारी चल रही है, आंखों से खुली आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं हमारे ये विपक्षी मित्र, तो इस आई फ्लू का इलाज हमारे पास तो है नहीं, वो तो समय के साथ ही ठीक होगा। लेकिन सरकार, संगठन, शासन प्रशासन नहीं, और अगर नहीं जपेंद्र जी देखिए, आई हैव ऑब्जेक्शन कि अगर आपको इतना ही संतोष है, आपको लग रहा है कि बारिश पूरे उत्तर भारत में हो रही है, तो दिल्ली की याद क्यों आती है आपको फिर पंजाब की याद क्यों आ जाती है? चुप करके बैठिए, फिर आराम से चुप करके बैठिए। हम नहीं दिखाते, हम तो जो दिखा रहे हैं वो जो हमें दिखाना है, जनता के हित में हमें जो दिखाना है वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी आपने जिक्र किया दिल्ली का, पंजाब का, हेमा मंडारी जी, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है ना, तो वहां पे भी स्थितियां खराब है ना। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार अपना काम कर रही है, हेमा मंडारी जी से बेहतर कर रही है। जी यशी जी, ये जो है पार्टी की सरकार को हो गया जी, बोलिए। ये जो है ना, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि डिबेट को घुमाना है
जनता की समस्याओं को नहीं सुनना है। हेमा बहन, हम सच से रूबरू करा रहे हैं आप लोगों को, सच से। जपेंद्र बताइए, पंजाब में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है, हिमाचल में किसकी सरकार है? इस समय उत्तराखंड में रहिए, वहां पर आप विपक्ष में आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आवाज उठाइए। हम ये के न्यूज के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, अगर वहां हो रहा है तो आप विपक्ष के रूप में बैठे हैं, आप आवाज उठाइए। यहाँ उत्तराखंड की बात चल रही है तो उत्तराखंड की बात करें ना हम लोग। और दूसरी बात, आप देखिए कि हर की पैड़ी में जितने भी हर की पैड़ी से लेके जो हमारी माँ गंगा जी का स्थान जहाँ जहाँ है, वहां से एनजीटी के जो रूल्स हैं वो 200 मीटर के दायरे में कोई भी वो नहीं होना चाहिए। लेकिन निर्माण है, बड़े बड़े होटल खड़े हैं, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारें दोनों रही हैं लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर तो आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जहां पर गरीब बस रहा होगा ना, वहां पर आपको नजर आएगा, तो आपको दिखाने के लिए कि देखिए हमारी सरकार अवैध कब्जे हटा रही है। तो ये आपका आप लोग असल में क्या है ना, गरीब लोगों की सरकार है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केवल पूंजीपतियों की सरकार है। क्यों नहीं आप खनन पे रोक लगाते हैं? जब चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे हैं कि अवैध खनन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उस पर रोक लगाइए। जो एनजीटी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर होटल बने, अगर रिजॉर्ट बने, और सबसे बड़ी इसीलिए जो आज मांग है ना उत्तराखंड में सख्त भू कानून की, इसीलिए मांग की जा रही है, इसीलिए 371 की मांग की जा रही है, क्योंकि बाहर से आके जो पूंजीपति हैं यहाँ पर। बात तो बिल्कुल सच है कि उत्तराखंड में ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इन्होंने भी कुछ बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। और अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर भू कानून सख्त होगा तो कम से कम यहाँ पर लोग बाहर से तो आकर नहीं बसेंगे। केदारनाथ आपदा से जपेंद्र चाहिए था, लेकिन हाँ रुकिएगा हेमा जी, मैं आती हूँ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संज्ञान लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही नियमों में परिवर्तन करना स्टार्ट करा है कि जो पहले जिस तरह से नदी नालों के किनारे बिल्डिंगें बन जाती थी, निर्माण कार्य हो जाते थे, निश्चित तौर पर उसमें रोक लगाई जा रही है। अब लेकिन जो पुराने बने हुए हैं, जैसे अभी ध्यानी जी ने जिस इंस्टीट्यूट का जिक्र करा, वो बहुत पुराना बना हुआ था, आज का नहीं बना हुआ था। लेकिन जिस तरह से नए निर्माणों को रोकने की दिशा में, उसके लिए कायदे कानून बनाने की दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी इन्हें संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पैरवी कर रहे हैं खुद भू कानून की, कि उत्तराखंड के लिए सशक्त भू कानून बहुत ही लाजमी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे लागू करेगी। तो ये निश्चित तौर पर सरकार की नजर में जितने भी मुद्दे हैं, सरकार उस पर काम कर रही है। और शीशपाल जी पूरी गहनता से उस पर अध्ययन लागू करने का काम करेंगे। ठीक है, 2024 से पहले हो जाएगा क्या जपेंद्र? 2025 ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही दिक्कत है। देखिए, जो ये अभी कह रहे थे आई फ्लू इनकी सरकार को हो रखा है, इनके नेताओं को हो रखा है, ये जनता की समस्या को नहीं देख पा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, नकरोंदा में नदी के बीच में एसटीपी क्यों बना रहे हो आप? मिट्टी का भरान करके जल का प्रवाह जो है बस्ती की तरफ क्यों कर दिया आपने? ये आपको नहीं दिखाई दे रहा? करंट से 16 लोगों की जान चली जाएगी लापरवाही से। तब नहीं मान रहे थे, जब रिपोर्ट आ गई कि हाँ ये चूक है सिस्टम की, तब जाकर के जो है कह रहे हैं कि हम। ठीक है जपेंद्र जी, फटाफट जवाब दीजिए, उसके बाद पीसी थपलियाल जी आती हूँ मैं आपके पास। जो ये जिस करंट वाली घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे रात को लाइनमैन की डेथ होती है, जमावड़ा लग जाता है। ये वहाँ से अधिकारी बता रहे हैं ये डेंजर जोन है, वहाँ से बॉडी हटाइए, लेकिन ये 3 घंटे तक वहाँ हल्ला गुल्ला मचाते हैं और वही घटना दोबारा होती है और वहाँ कांग्रेस के एक संयोजक युवा संयोजक की भी जान जाती है। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। चलो पीसी थपलियाल जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर मैं, चूंकि वक्त की हमारे पास कमी। पीसी थपलियाल जी, लड़ते रहेंगे क्योंकि मौसेरे भाई हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो जनप्रतिनिधि जो मैंने शुरू में उठाया था कि आज जनप्रतिनिधि पहाड़ों से के बीच से नहीं आ रहे हैं, वो ऐसे लोग आ रहे हैं। कोई विजय बहुगुणा का बेटा जनप्रतिनिधि बन के आ गया, जो अभी हमारा प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से कह रहा था परिवारवाद, और यहाँ पे भाजपा पूरा परिवारवाद से ग्रसित होकर हमारे पहाड़ को जनप्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। पहाड़ का कोई वहां का नेता ही नहीं है जो उनके दुख दर्द समझ सके और देख सके। सब नेताओं के बेटे इन्होंने भेज दिए हैं और वो हमारे मनोज ध्यानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं। देखिए, मैं
बार बार ये बहस में एक बात आ रही है कि आई फ्लू वाली बात आ रही है। वास्तव में ये आई फ्लू राजनीतिक रूप में आ चुका है। दीर्घकालिक तरीके से हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि देहरादून से ऋषिकेश तक IIT रुड़की की रिपोर्ट है कि इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जोन है और उस फॉल्ट जोन के ठीक ऊपर पूरा का पूरा राजपुर रोड के उसमें बड़ी बड़ी 4 बल्कि अब तो उससे कई गुना ज्यादा मंजिला भवन खड़े हो चुके हैं। हम कल की तारीख में हम में से पता नहीं कोई रहेगा या नहीं रहेगा जब ऐसी आपदा आएगी जो भूकंप के रूप में आएगी, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान अकेले इसी देहरादून के भीतर हमें देखने को मिलेगी। जो आज की वर्तमान विधानसभा है उसमें लाल क्रॉस लगाया गया था जब हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लगाने के लिए। पूरी दून यूनिवर्सिटी नदी के किनारे बसी हुई है। तो स्थितियां मैं यहाँ जहां हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप अगर पूरे पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ हालात और दुभर हैं। इस पे चिंतन करिए, समय रहते चेतिए और हिमालय प्रबंधन की नीति के अनुसार विकासीय ढांचे को तैयार करिए। ठीक है जपेन जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको संजीदगी के साथ इस पर काम करेगी, साथ ही साथ इन सब में जनता सफर नहीं करेगी, ये जरूर देखना। हालांकि विपक्ष अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा है, विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है, ये जरूरी भी है ताकि समय समय पर सरकार को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से बारिश का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई जाने जा चुकी है। खनन कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत जो है वो लोगों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकार कैसे इस पर काम करेगी ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।